हाय, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग चैप्टर। इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज इस वाले लेक्चर में हम इसका तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसे हम स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें हम एक चैप्टर को एनसीईआरटी से उठाते हैं और उसको उसके कीवर्ड्स की मदद से, जो भी चैप्टर के अंदर टेक्स्ट होता है उसके अंदर उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करके उसके बेस पे मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट। प्राइसिंग। देखो, प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। बिकॉज अगर प्राइस कम होगा तो लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो लोग कम खरीदेंगे उसको। ये एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है। प्राइसिंग इज ऑफन यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रेगुलेट करता है प्राइस। ठीक है, प्राइस एक तरह से इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन है। फॉर एग्जांपल, हम लोग पहले मोबाइल सर्विसेज यूज जो करते थे उसमें हमारा 400-500 रुपये एक महीने का रिचार्ज हो जाता था, जिसमें पूरा महीना हमें 1 से 1.5 GB मिलता था डेटा मैक्सिमम। जियो के आ जाने से जियो ने इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर किया है अपने कस्टमर्स को कि आज 200-250 रुपये पर मंथ में आपको इंटरनेट मिलता है 1.5 GB पर डे, जो आपको पर मंथ मिलता था, और कॉलिंग आपकी अनलिमिटेड फ्री हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। तो और इसीलिए लोग जियो पर शिफ्ट भी हुए हैं। तो प्राइस एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव वेपन है कंपटीशन लड़ने के लिए। अगर आप प्राइस कम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए तो काफ़ी कस्टमर्स आपके साथ आकर जुड़ जाएंगे उस प्राइस पे। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली चीज तो हो जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट जहां लिखा है उसका मतलब ये समझना है कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों चीजों की बात हो रही है। ठीक है, जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस की हम बात कर रहे हैं उसको उसकी जो भी कॉस्ट है, बनाने का जो खर्चा है, वो उसका ये मतलब है कि भैया मिनिमम ये तुम चार्ज करेंगे। सपोज ये पेन जिससे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, सपोज इसे बनाने का खर्चा है 4000 रुपीज मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो एक तरह से 4000 रुपीज इसका मिनिमम लेवल हो गया, इसका फ्लोर प्राइस हो गया कि भैया इससे नीचे तो ये हम इसका प्राइस नहीं सेट करेंगे। जो भी प्राइस होगा वो 4000 के ऊपर ही सेट होगा। ठीक है, ये होगी प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है 3 तरीके की होती है। 3 तरीके की प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं आपकी। एक तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। देखो, एक मैंने आपको बताया होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हो गया रेंट। फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ। आप फैक्ट्री चलाओ मत चलाओ, फैक्ट्री आओ मत आओ, जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी वो लैंड है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना 1 लाख रुपए महीना ले लेगा चुपचाप, उसे कोई मतलब नहीं है उससे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, भैया फैक्ट्री चलाओ मत चलाओ, देना ही देना है। फिर आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो एक हद तक तो फिक्स है, उसके बाद वेरिएबल है। जैसे कि मैंने एक एम्प्लॉय रखा, मैंने इस एम्प्लॉय को बोल दिया कि भैया 10,000 रुपये पर मंथ तो तुम्हें फिक्स मिलेगा। ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ, और तुम्हें महीने में 1000 यूनिट बेचने हैं इस वाले प्रोडक्ट के जो मैं बना रहा हूं। 1000 तो बेचने हैं। 1000 से कम बेचोगे तो भी तुम्हें 10,000 मिलेंगे। 10,000 फिक्स हैं, वो भी मिलेंगे, और 1000 बेचने ही आपको। 1000 से कम बेचे थोड़े बहुत कोई बात नहीं, पैसे 10,000 पूरे मिलेंगे। अगर आपने बेच दिए 1200 यूनिट, इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा, तो मैं आपको इस पे 10 रुपीज के हिसाब से 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। भैया 1000 यूनिट की तो आपकी वो है, आपने बेचने हैं, उसके ऊपर आप बेचोगे तो पर यूनिट 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये कॉस्ट एक तरह से 1000 रुपये तक तो फिक्स है मेरी, 1000 यूनिट तक, सॉरी। उसके बाद ये वेरिएबल हो जाती है, तो इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तीसरी कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि भैया मैंने एक बंदे को रखा कि भाई तुम जितना यूनिट बेचोगे तुम्हें हर यूनिट के हिसाब से 15 रुपये पर यूनिट तुम्हें मिल जाएगा। जितना यूनिट बेचोगे, एक बेचोगे तो केवल 15 रुपये मिलेंगे, 1000 बेचोगे 15,000 मिल जाएंगे, 10,000 बेचोगे तो 1.5 लाख मिल जाएंगे। ठीक है,
आई होप बहुत 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 अच्छे से आपको ये क्लियर हो चुका होगा तीनों तरह की कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ द फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी एंड डिमांड। तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, देखो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मान लिया जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इस पेन की कॉस्ट है सपोज 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए तो उसकी एक तरह से मिनिमम कॉस्ट हो गई, इसकी लोअर लिमिट हो गई कि भैया प्राइस हम जो भी रखेंगे 4,000 से कम तो नहीं रखने वाले। द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, ये सेट करते हैं अपर लिमिट को। भाई प्रोडक्ट कितना काम का है और उसकी डिमांड कितनी है, ये चीजें बताती है कि आप महंगे से महंगा कितना बेच सकते हो। मान लिया जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी बहुत तगड़ी डिमांड है मार्केट में, हर बंदे को चाहिए वो प्रोडक्ट, एक बात। दूसरी बात, बड़ी काम की चीज है, वो ऐसी चीज है कि इसके बिना लोगों का काम ही नहीं चलेगा। तो आप उस चीज को देख सकते हो कि कितनी महंगी से महंगे में बेच सकते हैं। एक तरह से आपको अपर लिमिट आपको एक अपर लिमिट पता चल जाएगी कि ये प्रोडक्ट आपका इतना महंगा भी बिक सकता है। ओके, ऑल राइट। थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। भाई मार्केट में किस हद का कंपटीशन है। जियो के आने से पहले कंपटीशन था, एयरटेल, वोडाफोन और भी 2-3 कंपनीज थी, इन सब में कंपटीशन था पर उतना नहीं था। जियो के आने के बाद तो बिल्कुल तबाही मच चुकी है और सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ना चाहते हुए भी अपने प्राइसेस कम करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ जियो, रिलायंस जियो। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल 2020 में कोविड आया, कोरोना हुआ मतलब काफ़ी लोगों को, तो उससे क्या हुआ, जो भी कोविड का ड्रग था गवर्नमेंट ने वो एब्सोल्युटली फ्री सबको डोजेज दी, सबको वैक्सीन दी, तो सरकार ने उसका प्राइस रेगुलेट कर दिया कि भैया ये फ्री मिलेगा। ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जिसपे सरकार रेगुलेट कर देती है कि बॉस ये वाली चीज़ आप 20 रुपीज़ से ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है और हमें इसका प्राइस ऐसा रखना है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर पाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट की वजह से आपको एक प्राइस फिक्स हो जाता है कि इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते आप। ऑल राइट, नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो आपको ये देखना है कि आपका जो है, आपका पर्पस क्या है। एक तो हो सकता है आपको मार्केट शेयर में लीडरशिप चाहिए कि भैया जो भी मार्केट में मान लिया ये प्रोडक्ट जो बिकता है, मैं चाहता हूं मेजॉरिटी माल मेरा बिके, मेजॉरिटी माल मेरा बिकना चाहिए। तो मुझे मार्केट का जो भी शेयर है टोटल, यानी 100 पीस बिकते हैं सपोज पूरी मार्केट में, सपोज, तो मैं चाहता हूं मेजॉरिटी 60, 70, 80 पीस मेरे बिकने चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फर्म को अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना पड़ेगा लोअर लेवल्स पे, सस्ता रखना पड़ेगा, तभी बिकेगा इतना। दूसरा है आपका सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कंपटीशन इतना है कि वहां सर्वाइव करना, वहां पर टिकना ही बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में आप अपने प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हो, प्रमोशन कैंपेन लगा के बेचते हो आप, मतलब प्रमोशन करते हो उसकी कि भाई हम सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आपको डिस्काउंट्स लाने पड़ते हैं और प्राइस कम करके अपना माल बेचना पड़ता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर बहुत बहुत सस्ते में माल बेच रहा है। नेक्स्ट इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इसका एग्जांपल बताओ मुझे आप। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे डिजाइन किए हैं, एप्पल कहता है भैया मुझे मार्केट शेयर नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 50, 60, 70 करोड़ लोग जो है मेरा माल खरीदें, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो लिमिटेड लोगों को बेचना है, बेचना महंगे से महंगे रेट में है और बेस्ट क्वालिटी का बेचना है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हायर प्राइसेस आर चार्ज्ड टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एप्पल बहुत जबरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है और बड़े महंगे प्राइसेस में बेचता है, क्योंकि उसको मार्केट कैप्चर नहीं करनी है। वो कहता है भैया थोड़े बेच लेंगे, महंगे बेचेंगे लेकिन, और बढ़िया से बढ़िया बना के बेचेंगे। तो हर कंपनी की अपनी सोच हो जाती है। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। देखो आपने एडवर्टाइजिंग कितनी यूज करी है,
क्या क्या चीज़ें आपने एडवर्टाइजिंग में यूज़ करी हैं, आपने क्या पैकेजिंग इस्तेमाल करी है, कितना उधार माल बेच रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस कितनी दे रहे हो, ये चीज़ें भी प्राइस के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि अगर मैं खाली एडवर्टाइजिंग की बात करूं, आप डेली न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज ऐड दे रहे हो अपने प्रोडक्ट की, और फ्रंट पेज ऐड लगभग 50 लाख रुपए की आती है मान लिया, तो आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एडवर्टाइजिंग का, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप आगे होलसेलर को 3 महीने की उधार पे माल बेच रहे हो, आप कस्टमर को, बाकी कंपनियां 6 महीने तक सर्विसेज देती हैं, आपके माल की 2 साल तक आप सर्विस देते हो कि भैया जो भी दिक्कत आएगी हम ठीक करके देंगे उसको। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप लगाओगे मार्केटिंग की, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर आपको उसका प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये देखना है कि गुड्स आर मेड अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल। सही जगह पर गुड्स पहुंचने चाहिए, सही समय पर पहुंचने चाहिए। जैसे मैं इसमें मिल्क का एग्जांपल लेता हूं, दूध का। सब लोग दूध खरीदते हैं सुबह, मेजॉरिटी लोग अमूल का, मदर डेयरी का, कोई भी दूध आप ले लो, और वो सुबह सुबह ही लोग लेते हैं ज़्यादातर। राइट प्लेस मतलब कि वो दूध पहुंच जाना चाहिए शॉप तक। सही समय पर मतलब जो दूध एक शॉप पर सुबह 5 बजे आता है, अगर वो 5 बजे की बजाय 10 बजे आए तो सारा बेकार जाएगा, वो बहुत कम लोग लेंगे फिर, क्योंकि सब लोग अपने काम पे जा चुके होंगे, तो वो सोचेंगे छोड़ो यार आज नहीं, कल ही लेंगे अब तो। टू द राइट पीपल, सही इंसान के पास सही गुड्स पहुंचने चाहिए। ठीक है, इन सब चीजें कवर होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये कुछ चैनल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। प्रोड्यूसर है जो माल बनाता है, होलसेलर को ये सेल करता है जो बल्क क्वांटिटी में खरीदता है माल, ये आगे रिटेलर को बेचता है जो फिर आगे कंज्यूमर को बेचता है माल। ओके, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होगी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन, माल भेजना, फिजिकल मूवमेंट होना, वेयर हाउसिंग यानी माल स्टोर करना, रॉ मटेरियल्स को हैंडल करना, इन्वेंट्री संभालना, ये काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होती हैं। अब देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं। पहला कंपोनेंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होता है जिसमें कि आपके पास ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग बड़ी स्पीड से हो और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हो। फॉर एग्जांपल अमेजॉन के पास डेली लाखों ऑर्डर्स आते हैं, लाखों करोड़ों ऑर्डर्स आते हैं। उन सब चीज़ों को मैनेज करना, कौन सा ऑर्डर किसके नाम पे जाना है, किस एड्रेस पे जाना है, सबको एक्यूरेसी के साथ भेजना, स्पीड से भेजना, विद इन टाइम भेजना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और आपके बिजनेस की गुडविल खराब होगी, जो कि अमेजॉन बहुत रेयरली होने देता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is the means of carrying goods and raw materials from the point of production to the point of sale. भी रॉ मटेरियल्स आपको पहुंचाने हैं फैक्ट्री तक, या फैक्ट्री से फिनिश गुड्स पहुंचाने हैं जहां पर वो बिकेंगे वहां तक, गोडाउन तक। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है आपको? ट्रक से माल भेजना है, रेलगाड़ी से भेजना है, बाय एयर भेजना है, किसी नॉर्मल गाड़ी से भेजना है, टेम्पो से भेजना है, सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। थर्ड पॉइंट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है? देखो, कई बार क्या होता है कि गुड्स बनते ही तो बिक नहीं जाते। गुड्स आज बने फैक्ट्री में तो बनते बिकेंगे तो है नहीं। ठीक है, सपोज कोई इंसान जूते बनाता है, स्पोर्ट शूज, तो स्पोर्ट शूज वैसे तो पूरे साल बिकते हैं, बट सर्दियों में और ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, सर्दियों में हर इंसान जूता ज्यादा पहनता है एज कंपेयर टू चप्पल। तो वो इंसान क्या करता है, सितंबर से अक्टूबर से ही माल बना बना के अपने गोडाउन में स्टॉक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एकदम से डिमांड आती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, डिमांड आ जाएगी इतनी आपके पास, कैसे पूरा करोगे? तो इंसान क्या करता है, 2-3 महीने पहले से ही माल बना के स्टॉक करना शुरू कर देता है वेयर हाउस में, कि डिमांड आएगी तो एकदम से इसको माल भेज देंगे और हम 2 पैसे कमा लेंगे। उस चीज का आपको यहां ध्यान रखना पड़ता है। जितने ज्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी ही जल्दी आप अपने कस्टमर को माल डिलीवर कर पाओगे, लेकिन
उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो आपको एक बैलेंस देखना पड़ता है कि मेरी कॉस्ट भी ज़्यादा ना बढ़े और कस्टमर भी खुश रहे। द लास्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस। जितना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके चलोगे आप, उतनी ज़्यादा सर्विस दे पाओगे कस्टमर्स को। सपोज एक कस्टमर आ गया, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। दिल्ली के अंदर एक जगह है नेहरू प्लेस, जहाँ पर लैपटॉप्स होलसेल में मिलते हैं। होलसेल मतलब आप कोई भी लैपटॉप उठाओ, आप शॉपकीपर को बोलो मुझे इस लैपटॉप के 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए, आपको 500 पीस भी वहीं मिल जाएंगे विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स। वो अरेंज करके देगा आपको, कुछ उसके पास होंगे, कुछ यहाँ से लेगा, आपको मिल जाएंगे आपके यहाँ। तो इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो आप कस्टमर को सर्विस उतनी ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखने के खर्चे भी ज़्यादा आएंगे। गोडाउन ज़्यादा रखने पड़ेंगे, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपकी कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगी। तो वो भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि इन्वेंट्री कितनी रखनी है और मुझे कैसे अपने कस्टमर्स को सर्व करना है। अब हमने कौन कौन से पी कर लिए? प्रोडक्ट हमने कर लिया, प्राइस हमने कर लिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। अब ये चौथा पी बचा है, नंबर 4, दैट इज प्रमोशन। ये और पढ़ लेते हैं। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, अपने मुंह से नहीं बताओगे किसी को, तब तक कस्टमर्स को पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट है भी, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा तभी तो लोग इस्तेमाल करेंगे ना। तो आपको बताना बड़ा जरूरी है, उन तक बात पहुंचानी है आपको किसी तरीके से कि हाँ जी ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रमोशन करने के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला हो गया इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट। जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो कल को चल के आपका माल खरीद सकते हैं, उन पोटेंशियल कस्टमर्स को आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हो। सेकंड, उन्हें परसुएड करना था कि वो खरीद लें, परसुएडिंग देम टू बाय इट। इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट कि भैया ये प्रोडक्ट है और हमें पता है कि ये कस्टमर खरीद सकता है। एंड नेक्स्ट इज परसुएडिंग देम टू बाय इट। ठीक है, उन्हें कन्विंस करना कि भैया खरीद लो इसको। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? देखो नाम में क्या है, मिक्स का मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स होते हैं, तो उनके एक कॉम्बिनेशन बना के उसे बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, APPS, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन। इन चारों को बहुत डिटेल में हम लोग अभी कवर कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड टेक्निक है प्रमोशन के लिए। कॉमन मोड्स क्या हैं? आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, मैगजीन में ऐड दे सकते हो, टीवी या रेडियो में भी आप ऐड दे सकते हो। अब इसे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ फीचर्स हैं। वो क्या है? पहली बात तो ये एक पेड फॉर्म है, मतलब पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। भाई पैसे लगते हैं, फ्री में तो आप अखबार में या न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐड दे नहीं सकते। सेकेंड इज इम्पर्सनैलिटी। देयर इज नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रॉस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर। जो बंदा एडवर्टाइज कर रहा है और जिसके लिए वो एडवर्टाइज कर रहा है, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है। उसने ऐड बना के छोड़ दी, डिस्प्ले करके छोड़ दी और आप उसको देख के चले जाते हो। आपकी मर्जी, आप प्रोडक्ट लो या मत लो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ मोनोलॉग एंड नॉट अ डायलॉग। डायलॉग होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। मोनोलॉग मतलब एक आदमी अपनी ऐड बना के चला गया, आप उसको देखो, आपकी इच्छा है तो प्रोडक्ट लो, नहीं आए तो मत लो। थर्ड इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। भाई एडवर्टाइजिंग हमें पता होता है कि भैया कौन कर रहा है। अगर ब्रिटानिया कंपनी की एडवर्टाइजिंग हो रही है तो पार्ले वाले तो करेंगे नहीं, ITC तो करेगा नहीं। ब्रिटानिया की अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो ब्रिटानिया नहीं करी है, वो हमें पता होता है कि कौन कर रहा है और किसने उसकी कॉस्ट बेयर करी है। ये तो हो गए फीचर्स। अब आ जाते हैं मेरिट्स। मेरिट्स मतलब इसके फायदे। फर्स्ट इज मास रीच, मतलब ये एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ये पहुंचती है एडवर्टाइजिंग। सेकेंड इज एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर को मतलब सेटिस्फाइड रहे और वो कॉन्फिडेंस आए उसके अंदर। जब कस्टमर एक चीज की एड देखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री डिलाइट, इसका मिल्क आता है और इसके यूट्यूब पे काफ़ी हैवी एड्स आजकल चलती हैं, तो देख के ना कस्टमर को एक ट्रस्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है ब्रांड के ऊपर कि हाँ यार ये अच्छी कंपनी होगी तभी इतनी ऐड कर रही है
और मैं इसका प्रोडक्ट ले सकता हूं। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टाइजिंग करके आप सिंपल प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। एडवर्टाइजिंग की मदद से आप सिंपल प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो एक तरह से इट इज द मोस्ट फोर्सफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इकोनॉमी, देखो आपकी एड से अगर लाखों लोग वो माल खरीद लें, वो प्रोडक्ट या सर्विस ले लें, तो पर यूनिट कॉस्ट तो बहुत कम आई ना। सपोज मैंने अखबार में ऐड दी फ्रंट पेज की और 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और 50 लाख लोगों ने मेरा वो प्रोडक्ट या सर्विस ले लिया, तो पर यूनिट कॉस्ट तो सिर्फ 1 रुपए आई ना। भाई एक कस्टमर के हिसाब से देखूं तो मैंने 1 रुपए खर्च किया एक कस्टमर के ऊपर, 1 रुपए में किसी को कस्टमर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। 50 लाख रुपए खर्च करके अगर 50 लाख कस्टमर मिल रहे हैं तो 1 रुपये पर कस्टमर हुआ ना। क्या क्या बुराई है, बहुत सस्ता है, तो बहुत सस्ता है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। देखो कई लोग कहते हैं एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, कई कहते हैं भैया कुछ नहीं है, बेकार है, सब चौंचलेबाजी है, सिर्फ एक वेस्ट है, सोशल वेस्ट, पैसे खराब करने वाली बात है। कैसे? अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके व्यूज हैं। पहला हो गया एड्स टू कॉस्ट। देखो टीवी पे जो एड आती है सिर्फ कुछ सेकंडों की, वो लाखों की आती है। तो बंदे ये कहते हैं कि भैया जो पैसे आप वहां खर्च कर रहे हो उस पैसों से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया कर लो, इससे अच्छा। बिना बात के प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने वाली बात है, तो ऐड नहीं करनी चाहिए इतनी। ऑल राइट, बट इसके बारे में इसका तोड़ भी लिखा है बुक के अंदर कि इसके बारे में क्या व्यूज हैं। देखो मान लिया एडवर्टाइजिंग से हमारे खर्चे बढ़ेंगे, मान ली बात, बट खर्चे बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड भी तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मेरी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो कर पाऊंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज्यादा प्रोडक्शन और कम खर्चे, उससे मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम भी तो आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम भी तो आएगी। अभी ऐड करी, डिमांड ज्यादा आई, डिमांड ज्यादा आई, प्रोडक्शन बढ़ा दी, प्रोडक्शन बढ़ाई तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम आ गई। तो एक तरह से जब पर यूनिट कॉस्ट बच रही है मेरी एडवर्टाइजमेंट करने से, तो क्या बुराई है, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, इसका मतलब। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, ऐड करने से काफी लोगों के मन में डिसकंटेंट आता है। डिसकंटेंट कैसे? भाई आपने कोई नया प्रोडक्ट देख लिया तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपको वो पुराना लगता है, आपको वो बेकार लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मैंने बेकार प्रोडक्ट ले लिया और ये तो बेकार है एकदम, और मुझे ये तो फेंकना है बाहर। तो कस्टमर जो है डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया ऐड नहीं देनी चाहिए, इससे हमारा मूड खराब होता है। And now this criticism is not entirely true. Advertisement in fact helps buyers by informing them about new products. अब ये कह रहे हैं भैया तुम इसको इस नजर से देखो ना कि ऐड आई और आपको ऐड की वजह से पता चला कि इस तरह के प्रोडक्ट्स भी बनने शुरू हो गए हैं और मार्केट में अवेलेबल है, तो अपने आप को अपग्रेड करने में क्या बुराई है, जो कर सकता है वो कर लो, ये चीज है। तो यहां पर एक तरह से एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स भी लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस भी, ऑब्जेक्शंस भी बोल सकते हो उसको, प्लस साथ साथ उसका तोड़ भी लिखा हुआ है कि नहीं भाई इसके हिसाब से इसका तोड़ ये है। कंफ्यूजेस द बायर। अब आपको सर्फ खरीदना है तो सर्फ एक्सेल कहते हैं दाग अच्छे हैं, फेना वाले कहते हैं फेना ही लेना, और टाइड वाले कहते हैं टाइड सफेदी। तो भैया किसका लें? तो एक डीमेरिट हो गया कि ये कंफ्यूज करता है। अब ये क्रिटिसिज्म कंप्लीटली ओवररूल तो नहीं की जा सकती। भाई उसने आपको ऑप्शंस बता दिए, 2-3 ब्रांड्स हैं, अब आप देखो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर लग रहा है, यूज करके देखो कौन सा सस्ता है, कौन सा अच्छा है, जो आपको ठीक लगे ले लो। बट हाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो होते हैं हम, ये तो माननी पड़ेगी बात। एनकरेजेस द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। देखो कई बार क्या होता है कुछ इंफीरियर यानी कि उनकी थोड़ी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, सुपीरियर की तो बहुत अच्छी हो गई, सुपीरियर का ऑपोजिट है इंफीरियर, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुछ इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उनकी ऐड करके उन्हें बहुत अच्छा दिखाया जाता है और लोग उनको खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद वो पछताते हैं कि यार हमने वो प्रोडक्ट क्यों खरीदा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें वो प्रोडक्ट खरीद लिया, वरना तो हम खरीदते नहीं। तो ये एक तरह से डीमेरिट है
एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, अब APPS एडवर्टाइजिंग के बाद आ गया नेक्स्ट पर्सनल सेलिंग। ओके, पर्सनल सेलिंग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव बायर्स। देखो पहले होता था ना, घरों में वो लेके आते थे शैम्पू या कोई और कुछ प्रोडक्ट प्लास्टिक का, या पहले बर्तन लेके आते थे घर में सेल करने के लिए कि इस पे ये ऑफर चल रहा है, ये स्कीम चल रही है। कारपेट्स वाले के पहले काफ़ी आते थे। तो ये एक तरह से पर्सनल सेलिंग, मतलब खुद पर्सनली घर डोर टू डोर जाके माल बेचना, लोगों को कन्विंस करना। और कंपनीज जो है सेल्स पर्सन अपॉइंट करती हैं कि भैया तुम घर घर जाओ, कस्टमर से बात करो और माल बेचो। अब इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात, पर्सनल सेलिंग ये पर्सनल फॉर्म है। इसके अंदर डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग टेक्स प्लेस। दो बंदे हैं, जो माल बेचने गया सेल्समैन वो, और जो सामने वाला है वो डायरेक्ट फेस टू फेस अपनी बातचीत करते हैं, तो जिससे उन्हें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। देखो जब आप डायरेक्टली कस्टमर के घर चले गए बात करने, तो एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, कई बार दोस्ती सी हो जाती है, आप कस्टमर को समझा पाते हो बात अच्छे से, तो उससे भी सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरिट्स यानी कि इसके फायदे क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। भाई आपके पास सपोज प्रोडक्ट है शैम्पू, और 3 रेंज है आपके पास, 100 रुपये वाला भी है, 200 वाला भी है, 300 वाला भी है। तो जब आप कस्टमर के घर पे जाके बेल बजाओगे टिंग टोंग, तो आप थोड़ा सा कस्टमर बाहर आएगा, आप थोड़ा सा उसका घर बाहर से देख के लाइफस्टाइल थोड़ा सा उसको देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर सकते हो कि यार ये कस्टमर को 300 वाला प्रोडक्ट बेचता हूं, और आगे जाके कोई कस्टमर आपको लगे नहीं यार ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको प्रोडक्ट बेच दो 100 रुपये वाला। भाई अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के आप उसे बेच सकते हो। डायरेक्ट फीडबैक। देखो आपने कस्टमर से बात करी, सपोज आपने उसको प्रोडक्ट बेच भी दिया या उसने नहीं भी लिया, तो आप उससे फीडबैक ले सकते हो। जी आपको इस प्रोडक्ट को एक बारी सैंपल के तौर पे उसको कुछ खाने का है तो टेस्ट करवा दो, उससे फीडबैक लो कि आपको कैसा लगा ये, और आपको हमारा सेल्स का तरीका कैसा लगा। जो भी उससे बातचीत करके उससे आप एक फीडबैक ले सकते हो पर्सनल सेलिंग में। मिनिमम वेस्टेज। भाई इसके अंदर कंपनी डिसाइड कर लेती है मेरे टारगेट कस्टमर कौन से हैं। अगर कंपनी टारगेट कर रही है बहुत ही हाई एंड एकदम अमीर लोगों को टारगेट कर रही है, तो वो सपोज उन्हीं एरियाज में जाएंगी, मेट्रो सिटीज में जाके उन एरियाज में ऐड करेंगी जो कि जहाँ पर बहुत ऐसे महंगी चीजें हैं, महंगी प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पर सारे बड़े लोग रहते हैं वहां पर। अगर कंपनी को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मेरा ये जो एक तरह से नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए है, फिर कंपनी दूसरे तरीके से ऐड करती है। और अगर कंपनी को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वो उस हिसाब से अपनी पर्सनल सेलिंग टेक्निक को यूज करेगी ताकि वो लेडीज पे ही फोकस करें। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। देखो बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। बहुत इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है ये, बहुत इफेक्टिव। ये एक फ्लेक्सिबल टूल है जिसमें आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो चीजों को। वेस्टेज इसके अंदर मिनिमाइज हो जाती है। कंज्यूमर अटेंशन, कंज्यूमर जो आपके सामने खड़ा है, आप उसे अपने सामने बात कर रहे हो तो उसका ध्यान आपकी तरफ होता है। लास्टिंग रिलेशनशिप, जो आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो कस्टमर के साथ, वो लंबे समय तक साथ चलता है और कस्टमर याद रखता है कि हाँ वो बंदा आया था और उसने ये प्रोडक्ट मुझे दिया था और वो बहुत अच्छा निकला, तो रिलेशन डेवलप हो जाता है लंबे टाइम के लिए। पर्सनल रैपोर्ट, ये एक तरह से पर्सनली आप कस्टमर के टच में आ गए तो इससे बिजनेस की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, देखो जब कोई नया प्रोडक्ट होता है तो कस्टमर उसको लेने में पीछे हटते हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं। और पर्सनल सेलिंग में जब आप घर घर जाके वो प्रोडक्ट बेचोगे तो एक तरह से शुरू में वो प्रोडक्ट लेना, उठाना, वो प्रोडक्ट छोटे सैंपल लेना, ट्राई करना, वो पर्सनल सेलिंग में थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। लिंक विद द कस्टमर्स, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट रोल प्ले करता है बंदा। एक तो हो गया परसुएसिव रोल, उसे परसुएड करता है कि हाँ जी आप ये प्रोडक्ट खरीदो। सर्विस रोल, वो उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंफॉर्मेटिव रोल, वो उसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोडक्ट की ये स्पेशलिटीज हैं और ये खास बातें हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस टू कस्टमर्स।
देखो, पर्सनल सेलिंग का रोल वहां पर और ज़्यादा बढ़ जाता है जहां पर लोग इलिटरेट हैं। इलिटरेट मतलब बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, या फिर रूरल गांव के लोग हैं, क्योंकि उनके घर में हो सकता है टीवी ही ना हो सकता है वहां अखबार ना आता हो सकता है वहां रेडियो ना हो, तो आपने तो टीवी पे ऐड करके 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। बट जो रूरल गांव का आदमी है वो तो वो ऐड देख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में पर्सनल सेलिंग वहां बहुत काम आती है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, वो उन लोगों के पास जाके उनकी ज़रूरतें समझ सकते हो आप अच्छे से। लेटेस्ट मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। कस्टमर्स को एक्सपर्ट एडवाइस आप दे सकते हो कि भैया आपके लिए कौन सा गुड्स या सर्विसेज आपके लिए सूटेबल है। आप कस्टमर को इंड्यूस कर सकते हो, उसे कन्विंस कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब आगे सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इट कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड। पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। जो लेटेस्ट डिमांड होती है उसे कन्वर्ट करता है इफेक्टिव डिमांड के अंदर। ठीक है भाई, लेटेस्ट डिमांड मतलब कि डिमांड तो है ही मार्केट में किसी भी चीज की, बट वो जाके कस्टमर को बताता है कि भैया देखो ये प्रोडक्ट है और आप इसे खरीद लो और आपकी काम की चीज है। तो जब वो डिमांड कन्वर्ट होती है सेल में तो बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, भाई उसका कुछ इफेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, पर्सनल सेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए जो घर घर जाके माल बेचें, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। सिमिलरली करियर अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं, लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है। ठीक है, सिमिलर टू जो ऊपर वाला पॉइंट था उससे। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। कई बार पर्सनल सेलिंग करने के लिए जो सेल्स पर्सन होता है उसे ट्रैवल करना पड़ता है बहुत, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक जगह से दूसरी जगह पे। इससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है देश के अंदर। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पर्सनल सेलिंग एक तरह से प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को इंक्रीज करता है। भाई एक डाइवर्स सोसाइटी है तो वो उसमें एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बिके, तो उस पर उसका फोकस रहता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। देखो, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि बायर्स एनकरेज हो कि वो जल्दी से प्रोडक्ट को खरीद लें। सेल्स प्रमोशन में आप अपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दोगे ताकि वो जल्दी से प्रोडक्ट को खरीद लें। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड कैश डिस्काउंट, भैया कैश पेमेंट करो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट ऑर्डर्स, इतने रुपए का सामान खरीदो फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह से बाकी की जो टेक्निक्स है उनको सपोर्ट करता है। ओके, ये सिर्फ वो एक्टिविटीज आएंगी जिसमें कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, सेल्स प्रमोशन में सिर्फ शॉर्ट टर्म वाली एक्टिविटीज ही आती हैं जो कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जिसमें सामने वाले को शॉर्ट टर्म के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। मेरिट्स क्या है इसके, पहला हो गया अटेंशन वैल्यू। एक तरह से कस्टमर की अटेंशन मिलती है, अरे इतने का सामान लेने पे ये फ्री मिलेगा, आपको इतने रुपए की शॉपिंग करने पे ये फ्री सैंपल मिलेंगे, तो उस लालच में खरीद लेता है वो। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपको, बेस्ट है। फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो कई बारी काफ़ी नए प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए में मिल जाती है आपको। बट वो मिलती कब है, जब आप 500 रुपए का सामान ले लोगे फ्लिपकार्ट से तब। तो एक तरह से दोनों को फायदा होता है इसके अंदर। कंपनी का नया प्रोडक्ट एक तरह से सब लोगों के घर में चला जाता है और लोग उसे ट्राई कर लेते हैं। सिनर्जी इन टोटल प्रमोशनल एफर्ट्स, भाई बाकी सारे प्रमोशनल एफर्ट्स के साथ ये भी घुल मिल के और ज़्यादा बेटर करते हैं उनको। लिमिटेशन क्या है, रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस। मतलब अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ऑफर दे रही है, बाय वन गेट वन, 20% ऑफ, 30% ऑफ, कैश डिस्काउंट, कस्टमर सोचते हैं यार ऐसा क्या होगा जो इस कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा, ऐसा क्या हो गया जो इस कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा और इस कंपनी को इतने डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से वो क्राइसिस वाली सिचुएशन भी रिफ्लेक्ट करता है और प्रोडक्ट की इमेज भी खराब हो जाती है। जैसे कि आप देखो कैंटाबिल, कुटॉन्स, बेस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब मैं खुद सोच रहा हूं मैं इतने अच्छे एग्जाम्पल लाता कहां से हूं। कैंटाबिल, कुटॉन्स, इसमें क्या होता है, बाय वन गेट 100 फ्री, मतलब 100 नहीं होता, 10 फ्री, 20 फ्री जो भी होता है। तो इनके कपड़ों में होता है बाय वन गेट 5 फ्री, बाय वन गेट 7। तो इससे ना प्रोडक्ट की इमेज खराब होती है। मैं तो कभी नहीं लेते इनके कपड़े,
ऐसा लगता है कि आप बेकार कंपनी है, फ्री फ्री मतलब देती रहती है, इनका माल तो बिकता नहीं है, तो ये प्रोडक्ट की इमेज भी खराब होती है। कॉमन यूज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज क्या है, फटाफट देख लेते हैं। रिबेट में क्या होता है, आप अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को निकालने के लिए आप अपना कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट देते हो, ठीक है। जैसे कि गाड़ियों पे होता है ईयर एंड में कि आप 31 दिसंबर से, जैसे दिसंबर महीने में डिस्काउंट चलते हैं क्योंकि अगले साल मॉडल पुराना हो जाएगा वो, तो 10,000 20,000 30,000 रुपये कम करके गाड़ी बेच देंगे आपको ये। तो ये चीज़ें होती हैं रिबेट। डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस से कम करना, जैसे कि एक शर्ट है उस पर 2,000 लिखे हैं, 50% ऑफ हो गया डिस्काउंट। रिफंड हो गया कि जो पार्ट कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है वो पार्ट उसे रिफंड मिल जाए, रिफंड दे चुके रिफंड करो। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो गया कि आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसके साथ एक मेमोरी कार्ड फ्री मिल गया, मोबाइल फ़ोन के साथ कवर फ्री मिल गया, ये चीज़। क्वांटिटी गिफ्ट क्या हो गया, जैसे कि शेविंग क्रीम पे ऑफर चल रहा है 40% एक्स्ट्रा, माल वही है, सब कुछ वही है, कोई और चीज़ नहीं दे रहे आपको, उसी में 40% एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे हैं। साबुन हमेशा आती है बाय 3 गेट 1 फ्री, ऐसे करके। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, भैया स्क्रैच कार्ड आपका निकाल दिया एक, ठीक है, आप स्क्रैच करो और आपको हाथ का जो स्क्रैच कार्ड में लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। लकी ड्रॉ, वो होता है ना, लक्ष्य में आया था सोने का सिक्का मिलेगा साबुन के अंदर, तो वो होता है लकी ड्रॉ, भाई जो लकी होगा उसे मिल जाएगा। यूजेबल बेनिफिट, जैसे कि आपने शॉपिंग करी पैंटालून से 3,000 रुपये की, आपको 1,000 रुपये का वाउचर मिल गया जो आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट टाइम आप 1,000 रुपये का सामान लेने आओगे तो आप सिर्फ 1,000 का तो लेके नहीं जाओगे, आप 4,000 का सामान लोगे, वही वो लोग चाहते हैं, ठीक है। फुल फाइनेंस एट 0%, आजकल चल रहा ना नो इंटरेस्ट EMI, भाई आप AC ले लो, फ्रिज ले लो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको बस EMI पे करनी है। सैम्पलिंग, फ्री सैंपल बांट दो, सैंपल अच्छा लगेगा तो आप प्रोडक्ट ले लेना। कॉन्टेस्ट, भाई एक क्विज सॉल्व कर दिया आपने या कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे दो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी फ्री। ये सब चीज़ें होती हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। एडवर्टाइजिंग का लास्ट वो बचाइए, पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी इज वेरी सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी इज वेरी सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग, जैसे कि ये नॉन पर्सनल है और वो भी नॉन पर्सनल है। एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल है और पब्लिसिटी भी नॉन पर्सनल है। हाउएवर एक फ़र्क है इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग के पैसे लगते हैं, आपने अखबार में ऐड दी 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे फ्रंट पेज ऐड के, लेकिन पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म है, नॉन पेड फॉर्म, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, यानी कि अपने आप ही कुछ ऐसी न्यूज़ बनाई जाती है ताकि कोई बंदा पॉपुलर हो जाए और उसके कोई पैसे तो लगते नहीं है। अब वो न्यूज़ ही इतनी अजीबोगरीब होती है कि वो बंदा पॉपुलर हो जाता है उसकी वजह से, और उसने कोई पैसे भी नहीं दिए और वो पॉपुलर भी हो गया, इसे बोलते हैं पब्लिसिटी करना। जैसे कि आपने कोई गाड़ी बना दी, गाड़ी का इंजन जो पानी से चलता है, तो क्या आपको ऐड करने की जरूरत है? न्यूज़ चैनल इसको दिखा दिखा के इतनी ऐड कर देंगे आपकी फ्री में ऐड हो जाएगी, उसे बोलते हैं पब्लिसिटी होना। पब्लिसिटी अनपेड फॉर्म है, इसमें कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं कि भैया इसके पैसे कौन दे रहा है, जब कोई पैसे दे ही नहीं रहा तो स्पॉन्सर कहां से आएगा। इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स से आती है, जैसे कि द प्रेस, प्रेस में मीडिया में खबर आएगी कि ये कोई गाड़ी बनाई है जिसका इंजन पानी पे चलता है, तो अपने आप आएगी, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये मैंने पैसे तो नहीं दिए प्रेस वाले को, वो खुद ही बता रहा है, तो एक तरह से उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। पब्लिसिटी का लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है और आप इसको एक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसे एक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। भाई क्या पता कभी पब्लिसिटी हो, कभी ना हो, कभी पॉजिटिव हो जाए, कभी नेगेटिव हो जाए, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है इसमें। वन थिंग इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है पब्लिक की ओपिनियन को मैनेज करना। भाई पब्लिक एक कंपनी को किस नजर से देखती है? फॉर एग्जाम्पल टाटास, रतन टाटा जी की कंपनी है ये। अब ये बहुत सोशल काम करते हैं, टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी है, तो एक तरह से पब्लिक इन्हें बहुत अच्छी नजरों से देखती है। तो ये पब्लिक रिलेशंस भी देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस जो है बहुत सारे ग्रुप के साथ काम करता है, सप्लायर हैं, शेयर होल्डर हैं, इंटरमीडियरीज हैं, गवर्नमेंट हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो कंपनीज में आजकल एक अलग से डिपार्टमेंट होता है PR यानी इसको बोलते हैं PR, पब्लिक रिलेशंस।
इनका मेन काम क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, डिसेमिनेट मतलब बांटना, आगे करना, इंफॉर्मेशन में आगे मतलब पहुंचा रहा हूं जिससे कंपनी की गुडविल बने। ऐसी इंफॉर्मेशन निकालो मार्केट में जिससे हमारी गुडविल बने, हमारी पीआर, पब्लिक रिलेशन, हमारी मार्केट में एक अच्छी छवि, एक अच्छी इज्जत बने। ठीक है, ये चीज होती है पब्लिक रिलेशंस में। इसका रोल क्या है, 5 फंक्शन है जो ये अपना परफॉर्म करते हैं। पहला तो हो गया प्रेस रिलेशंस। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पॉजिटिव मैनर में आए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मीडिया के अंदर एक पॉजिटिव मैनर में आनी चाहिए। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जीबिशन में या सेमिनार के थ्रू उनकी हमें पब्लिसिटी करनी होती है, वो भी यहां पर कवर होते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज पहले से हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना। न्यूज़लेटर के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, मतलब इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो भी पब्लिक रिलेशन में आती है। लॉबिंग, लॉबिंग मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील करना, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स के साथ डील करना, भाई वो भी तो एक तरह से पब्लिक रिलेशन में आ गया ना, भाई उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके उनके साथ कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, वो सब चीजें। काउंसलिंग, मैनेजमेंट को एडवाइस करना बहुत इश्यूज पे कि भैया देखो ये वाला स्टेप उठाओ और ऐसे ऐसे करने से आपकी मार्केट में पब्लिसिटी अच्छी होगी और कुछ एनवायरनमेंट के लिए, विमेन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करो और इस वे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज बनेगी। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स भी आपके अचीव होते हैं इन चीजों से। पहला हो गया बिल्डिंग अवेयरनेस। अगर आपने अच्छी पब्लिसिटी कर ली, आपका पीआर डिपार्टमेंट अच्छा है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्ट के मार्केट में पहुंचने से पहले ही लोग बहुत एक्साइटेड होंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनेगी, इज्जत बनेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट एक अच्छी कंपनी से आया है। स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, जो आपकी सेल्स फोर्स है वो भी एक तरह से उसके अंदर स्टिमुलेट हो जाएगी, उसके अंदर जोश होगा। जब मार्केट में सबको पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है तो सेल्स फोर्स भी ना एक अलग जोश के साथ काम करती है और अच्छे से काम करती है। लोअर्स प्रमोशन कॉस्ट, जब आपके पब्लिक रिलेशन इतने अच्छे होंगे तो आपके अपने प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसके खर्चे आपके बच जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन कॉस्ट उससे कम हो जाएगी। लास्ट टॉपिक ये आपका बचा है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में फर्क क्या होता है। देखो, एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म है, पर्सनल सेलिंग में आप घर घर जा रहे हो, पर्सनल फॉर्म है। एडवर्टाइजिंग में एक स्टैंडर्ड का मैसेज हमने बना दिया और हमने कहीं पे डिस्प्ले कर दिया, ट्रेन में, बस स्टॉप पे, कि ये ऐड है हमारी। इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी बात को कस्टमर के हिसाब से। तो ये इनफ्लेक्सिबल हुआ, ये फ्लेक्सिबल हो गया। ये मासेस, बहुत ज़्यादा लोगों को तक पहुंचती है। हमने कोई ऐड लगा दी मेन जगह पे, किसी हमने ट्रेन पे लगा दी ऐड, तो बहुत लोग देखते हैं उसको। इसको लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक ही पहुंचे। इसकी पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम आती है, वैसे महंगा है बट पर पर्सन कम आएगी, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आती है। पूरी मार्केट शॉर्ट टाइम में कवर हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मास मीडिया का इस्तेमाल करती है, इसमें सेल्स पर्सन का इस्तेमाल होगा। इट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, इसमें फिर आप फीडबैक ले सकते हो। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। ये एक तरह से अवेयरनेस स्टेज यानी कि शुरुआती दौर में काम आती है पर्सनल सेलिंग, बाद में तो एडवर्टाइजिंग ही ठीक है। ये तब काम आती है जब आप एक तरह से अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मुझे कोई साबुन, मैं कोई साबुन बनाता हूँ, शैम्पू बनाता हूँ, मैं कुछ क्रीम बनाता हूँ, कुछ टॉफ़ी बनाता हूँ, टूथब्रश बनाता हूँ, टूथपेस्ट बनाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाती है, तो एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। ये पर्सनल सेलिंग ज़्यादा ज़रूरी तब है जब आप सपोज इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए आप माल बना रहे हो या फिर इंटरमीडिएरीज के लिए, जो कि कम है। भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा मासेस तक पहुंचना है फिर तो आप एडवर्टाइजिंग पे ही जाओगे। अब इंडस्ट्रियल बायर्स कम होते हैं, होलसेलर्स कम होंगे, रिटेलर्स कम होंगे, डीलर्स कम होंगे, उन तक अगर माल पहुंचाना है तो आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कम हैं, उन्हें हम पकड़ सकते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू। बट यहाँ पर अगर आप बेसिक चीज़ें जिसके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं उनको आप कुछ चीज़ बेचना चाहते हो तो इंडिविजुअली पर्सनल सेलिंग से पकड़ना मुश्किल है उनको। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।